अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम टॉपिक यानी कि मार्केट साइकिल्स को समझने वाले हैं। इसका हमारी इन्वेस्टमेंट से क्या ताल्लुक है और हम अपने पैसे किस तरीके से सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट साइकिल्स को समझकर आज हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं और देखते हैं कि मार्केट साइकिल होता क्या है। तो मार्केट साइकिल का मतलब है कि जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो हमेशा जो होती हैं वो सीधी लाइन में मूव नहीं करती हैं। कभी ये अपसाइड पर होती हैं, कभी नीचे और कभी साइडवेज, यानी 3 तरीके से वर्क करती हैं, ऊपर, नीचे और साइडवेज। ये मूवमेंट जो है वो रैंडम नहीं होती बल्कि एक रिपीट होने वाला साइकिल होता है जो हर मार्केट में होता है, चाहे पे वो पीएसएक्स हो, यूएस मार्केट हो, क्रिप्टो हो या कमोडिटीज़ हो। ये हर जगह पर वर्क करता है। मार्केट असल में आपके इंसानों के जो इमोशंस हैं और जो पैसे का फ्लो है उसको रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए जो साइकिल्स हैं उनको समझना ऐसे ही है जैसे आप पैसे बनाने का एक तरीका सीख रहे हैं या पैसे बचाने के लिए ये एक बहुत ज़रूरी मेथड होता है या एक कह लें कि एक सिस्टम है जिसको हमें समझना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि मार्केट साइकिल्स क्यों होते हैं। तो मार्केट साइकिल्स जो हैं वो इसलिए एग्जिस्ट करते हैं कि ताकि हम जो इंसान हैं हमेशा फेयर और ग्रीड से बचकर मूव करते रहें, अपने काम को देख सकें, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर सकें। जब इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है, पैसा ज़्यादा होता है, लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, तो मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करती है। जब अनसर्टेनिटी होती है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं या पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, तो मार्केट डाउन साइड की तरफ यानी आप कह सकते हैं इसको कि नीचे की तरफ आती है। अब इसमें लिक्विडिटी, आईएमएफ प्रोग्राम्स, इंटरेस्ट रेट, टैक्सेस और जो बिजनेस प्रॉफिट्स हैं सब मिलकर साइकिल्स बनाते हैं। चार्ट सिर्फ रिजल्ट होते हैं, असल ड्राइवर जो है वो साइकोलॉजी होती है इसके पीछे की। अब हम ये देखते हैं कि 4 क्लासिक फेजेस मार्केट साइकिल के कौन से होते हैं। तो 4 फेजेस जिनमें इस मार्केट को डिवाइड किया जाता है, इसमें सबसे पहले आ जाता है अकोमोलेशन, फिर आ जाता है मार्कअप यानी बुल मार्केट, फिर डिस्ट्रीब्यूशन और फिर मार्क डाउन यानी कि बेयर मार्केट। ये साइकिल बार बार रिपीट होता है, कोई मार्केट हमेशा बुल या हमेशा बेयर नहीं रहता। अब हम ये देखते हैं कि फेज़ 1 जिसे अकोमोलेशन भी कहते हैं ये क्या है। यहाँ पर स्मार्ट मनी फेज भी इसको कहा जाता है। अकोमोलेशन फेज में मार्केट का मूड बहुत नेगेटिव होता है, न्यूज़ ख़राब होती हैं, लोग कहते हैं कि मार्केट ख़त्म हो गई, प्राइसेस नैरो रेंज में मूव करती हैं और वॉल्यूम लो होता है। इस फेज में इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी जो हैं वो अपनी बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये फेज़ आपने जब जंग के हालात थे तब देखा होगा। रिटेल इन्वेस्टर या तो मार्केट से बाहर होता है या डर कर जो है अपने पैनिक सेलिंग में अपने स्टॉक्स को बेच चुका होता है। ये फेज बोरिंग लगता है लेकिन असल वेल्थ यहीं पर बनती है। अब इसके बाद आ जाता है आपके पास अकोमोलेशन की एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कि पीएसएक्स में ऐसा कब हो सकता है। पीएसएक्स में जब आईएमएफ की अनसर्टेनिटी हो या कोई पॉलिटिकल नॉइज़ हो या कह लें कि इंडेक्स जो है वो मंथ्स तक साइडवेज में चलता रहे, तो ये अक्सर जो है अकोमोलेशन होती है। लोग इंटरेस्ट लूज कर देते हैं लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो हैं वो एसआईपी और लॉन्ग टर्म बाइंग में ये यहीं पर करते रहते हैं इस पॉइंट पर, जिससे उनको लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट हासिल होता है। अब आप अगर यहाँ पर एक रियल एग्जांपल, आप 6 मई 9 मई वाला जो वाक़यात हैं उनमें आप अगर साइकिल्स को जाकर नोट करेंगे तो आपको वहाँ पर पैनिक सेलिंग की मिसाल भी मिल जाएगी और उसके बाद आपको स्टॉक्स की जो अपसाइड आपको मूवमेंट्स नज़र आई वो भी नज़र आ जाएगी। वहाँ कोई फंडामेंटल इशू नहीं था, तो क्योंकि किसी कंपनी के कोई सेल्स ड्रॉप नहीं हुई थी, किसी कंपनी का कोई लॉस नहीं हुआ था, और इस वजह सिर्फ एक पॉलिटिकल नॉइज़ की वजह से, एक मैक्रो इंडिकेटर की वजह से, क्योंकि मार्केट के अंदर नॉइज़ था और
और जैसे ही वो रिकवर हुआ मार्केट ने बहुत अपसाइड की तरफ हाइस बनाए, 171 का अपना टॉप जो है क्रॉस किया इस साल में। तो वहाँ पर आपको ये पता चलता है कि इस तरह की मार्केट में हर बार आपको या तो होल्ड करने की ज़रूरत होती है या फिर आपको बाइंग करने की ज़रूरत होती है रादर देन कि आप उस पॉइंट पे सेल करें। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं फेज़ 2 को। फेज़ 2 क्या है? ये मार्कअप यानी कि बुल मार्केट फेज़ है। मार्कअप फेज़ जब तब स्टार्ट होता है जब प्राइसेस जो हैं वो रेजिस्टेंस ब्रेक करती हैं और हायर हाइज बनाना शुरू करती हैं, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, न्यूज़ अच्छी आने लगती हैं और कॉन्फिडेंस वापस आता है, जो कि आपने इस सिचुएशन में देखा और उसके बाद के रिजल्ट्स आपके सामने थे। इस फेज में रिटेल इन्वेस्टर्स, मोमेंटम ट्रेडर्स और फंड मार्केट में एंट्री करते हैं और इससे क्या होता है कि जो फेज़ है वो पैसे बनाने के लिए सबसे आसान हो जाता है, क्योंकि ट्रेंड जो होता है अब वो सबके सामने बहुत हद तक क्लियर हो जाता है। अब इसकी भी एक मिसाल देख लेते हैं। हम तो एक मिसाल लेके चल ही रहे हैं, उसके अलावा एक मिसाल देख लेते हैं जिसमें PSX में जब इंडेक्स स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करता है तो जो आपके बैंकिंग हो गया, ऑयल एंड गैस जो हो गए, ये स्टॉक जो है वो रैली करते हैं, मीडिया हेडलाइंस पॉजिटिव हो जाती हैं। ये क्लियर मार्कअप फेज कहलाता है। ज़्यादा लोग इस फेज में मार्केट को सेफ समझते हैं और इसमें एंटर होते हैं। इसके बाद आता है मार्केट का थर्ड फेज, जिसे आप डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी कहते हैं और यहाँ स्मार्ट मनी एग्जिट भी कहा जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में मार्केट जो अपर साइड होती है उसकी तरफ तेज़ी से जो है ना मूव करती है और ट्रेंड ख़त्म हो जाता है। प्राइसेस वॉलेटाइल हो जाती हैं यहाँ पर, कभी तेज़ और कभी नीचे। आप देखेंगे कि जब आपके हायर हाइज बने और 171 के लेवल जो था वो क्रॉस हुआ, उसके बाद आपने वहाँ पर अपने हायर हाइज देखे थे। उसके बाद मार्केट ने 155 157 के लोअर्स को टच किया था। तो प्राइसेस जो थी इस दौरान के इसके जो पीरियड के बीच में फेजेस था उसमें वॉलेटाइल मूव कर रही थी। नीचे हर जो न्यूज़ जो होती हैं इस पॉइंट पर वो हर जगह पॉजिटिव भी रहती हैं, बट जो फिर भी मार्केट जो होती है वो बुलिश की तरफ आपको ऑलमोस्ट सब जो है वो बुलिश ही होते हैं बेसिकली। यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाती है और जब तक एक नॉर्मल एक बिगिनर इन्वेस्टर की नॉलेज में ये चीज़ आती है वो ऑलरेडी एक या तो होल्डिंग स्टेट पे आ चुका होता है या एवरेजिंग स्टेट पे आ चुका होता है या फिर उसे अपने लॉस के साथ लॉस बुक करके निकलने का जो है मौका मिलता है कह लें, या फिर कह लें कि उसको लॉस बुक करना उसकी मजबूरी बन जाती है अगर उसको अपने पैसों की ज़रूरत हो तो। अगर देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन या वार्निंग साइंस क्या हो सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन के पहचान ये होती है कि आपके मतलब जब अच्छी न्यूज़ पर प्राइस ऊपर नहीं जाती, ठीक है, या फिर वॉल्यूम जो है वो टॉप्स के पास हैवी होता है, या कह लें कि शार्प अप डाउन स्विंग्स आप देख रहे हो, यानी अल्टीमेटली आप वॉल्यूम के अंदर और पर्टिकुलरली जो वॉलेटिलिटी है जो आपको उससे अंदाज़ा हो जाता है। और अक्सर यहाँ पर जो है ना यहीं पर आप जो है ना शॉर्ट जो है या गारंटेड प्रॉफिट जो है ऐसे लफ्ज़ों को सुन रहे होते हैं। अब अगर हम देखें कि इसके बाद फेज़ 4 कौन सा होता है, ये होता है मार्क डाउन का फेज़, जिसे आप बेयर मार्केट फेज़ भी कहते हैं। मार्क डाउन फेज में मार्केट तेज़ी से गिर जाती है, पैनिक सेलिंग होती है, नेगेटिव न्यूज़ डोमिनेट कर जाती हैं, मार्जिन कॉल्स जो हैं वो और फोर्स्ड सेलिंग को बढ़ा देती हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो लेट बाय कर चुके होते हैं तो वो डर के मारे इस पॉइंट पर जो है वो सेल कर देते हैं। ये जो फेज़ है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेनफुल भी होता है ये मार्केट के लिए और यहाँ मैक्सिमम लॉस होता है। तो ऐसे पॉइंट पे आपने मार्केट के इस पॉइंट पे कभी भी सेल नहीं करना होता। अगर आपको ये नज़र आ रहा है कि आपकी एंट्री बहुत लेट आपने ली है और वो बहुत गलत है, एवरेज कर लें अगर स्टॉक अच्छा है तो, अगर कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो। अदरवाइज अगर आपने गलत स्टॉक लिया है तो फिर आपको एग्जिट करना भी पड़ सकता है, स्टॉप लॉस को लगा कर रखा करें। तो अगर इसके हवाले से भी हम एक मिसाल देखें तो वो क्या है कि जब PSX में पॉलिटिकल क्राइसिस हो, IMF के अंदर डिलेज हों या इंटरेस्ट रेट जो है वो शॉक के बराबर आ जाए तो उस सिचुएशंस में जो रैपिडली इंडेक्स है वो गिर जाता है। ये मार्कडाउन फेस होता है, फेयर मार्केट को कंट्रोल कर लेता है इस पॉइंट पर, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है। अब अगर हम इसमें देखें कि इमोशनल साइकिल और मार्केट साइकिल में किस तरीके का डिफरेंस होता है, तो हर मार्केट के जो फेज हैं उसके साथ इमोशंस भी जो होते हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। जब अगर हम बात करें अकोमोलेशन की तो इस पॉइंट पे फेयर और होपलेसनेस दिखाई दे रही होती है, और जब अगर हम बात करें मार्कअप की तो यहाँ पर आपको ऑप्टिमिज्म भी दिखाई देता है और बिलीफ भी दिखाई देता है। डिस्ट्रीब्यूशन में जो है आपको एक मिक्स्ड फिनोमिना दिखाई दे रहा होता है, मार्कडाउन में आपको पैनिक दिखाई दे रहा होता है। तो मार्केट
मार्केट हमेशा जो है वो इमोशंस को फॉलो करती है, लॉजिक बहुत बार पाकिस्तानी मार्केट में जो है ना वो फॉलो नहीं हो पाता। अब अगर हम ये देखें कि रिटेल इन्वेस्टर्स क्यों हार जाते हैं इस पॉइंट पे, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अक्सर जो है वो मार्केट के एंड पर बाय करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा बाय कर रहे होते हैं, मार्केट डाउन में जो है वो पैनिक सेल करते हैं और अकोमोलेशन का जो फेस होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो उसी वक्त जो है मार्क डाउन से निकले होते हैं। तो वो मार्क डाउन और अकोमोलेशन का जो फेज़ है उसके दरमियान फंस चुके होते हैं, तो इस वजह से वो सही टाइम पे बाय नहीं कर पाते हैं। और यही वो हमेशा जो है ना स्मार्ट मनी के जो ऑपोजिट काम है वो सारे कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। स्मार्ट मनी जो है वो मार्केट साइकिल्स में कैसे यूज़ की जा सकती है। आप अकोमोलेशन में बाय करें, अर्ली मार्कअप में ऐड करें, डिस्ट्रीब्यूशन में सेल करें, मार्कडाउन में कैश को अपने प्रोटेक्ट करके रखें। और जो आप वही प्रोटेक्ट नहीं करता, बेसिकली देखिए आपने ऑब्जर्व करना है मार्केट को और फिर उसके हिसाब से ख़ुद को अडेप्ट भी करना है। तो आपने पैनिक नहीं करना, प्रिडिक्ट जो है ना वही कर सकेगा जो चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकेगा यहाँ पर। अब अगर हम ये देखें कि मार्केट साइकिल्स का और डिफरेंट एसेट्स का आपस में क्या ताल्लुक है, और अगर हम इसको टाइम के हवाले से भी देखें तो मार्केट साइकिल्स का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। कभी साइकिल मंथ्स में कंप्लीट होता है और कभी ईयर्स में, इसलिए कैलेंडर या ये हम प्राइस बिहेवियर जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि आपने अगर मार्केट के साइकिल्स को टाइम में देखना है तो वो आप अल्टीमेटली प्राइस के थ्रू ही देख पाएंगे। अब अगर हम डिफरेंट एसेट्स के हवाले से बात करें स्पीड की, तो स्टॉक्स के जो साइकिल हैं वो स्लो होते हैं, क्रिप्टो के जो है वो फास्ट और इमोशनल चल रहे होते हैं, कमोडिटीज़ जो है वो सप्लाई एंड डिमांड ड्रिवन होती है, रियल एस्टेट की बात करें तो वो साइकिल्स बहुत स्लो होते हैं, एयर्स पे भी चले जाते हैं वो तो। और अगर यहाँ ये मतलब इन सब के अंदर जो आप इन तमाम चीज़ों के अंदर चारों चीज़ों में अगर देखें तो जो साइकोलॉजी है वो सेम रहती है, बस स्पीड जो है वो डिफरेंट हो जाती है। अब मार्केट साइकिल के हवाले से कुछ मिथ मौजूद हैं, वो क्या हैं? लोग अक्सर कहते हैं कि इस दफ़ा डिफरेंट है, मार्केट से ऊपर जाती है, बाय और फॉरगेट का जो बिहेवियर है वो वाला जो है फॉर एवर वाला। देखिए आपने एक स्टॉक ख़रीदा है तो उसको किसी गोल से ख़रीदा है, 1 साल से 3 साल 5 साल 10 साल अगर आपने किसी गोल से ख़रीदा है तो उसको अचीव भी करना है। सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करना होता, आपने उसको राइट टाइम पे मनी को यूज़ भी करना होता है। बहुत बार आपने ऐसे स्टॉक्स लिए हुए होते हैं जो KMI 30 में हैं या किसी और अच्छे इंडेक्स में है, तो अगर उनका इंडेक्स फंडिंग अगर आप कर रहे हैं SIP के थ्रू फॉलो करते हुए, और वो जो कह लें कि KMI 30 है वो रिवाइज हुआ है, रीबैलेंस हुआ है, तो आपने भी रीबैलेंस होना है। तो हमेशा अगर आप एक कह लें कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टर हैं तो आप हर 3 से 6 मंथ्स के अंदर अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस ज़रूर करें, ताकि आपको पता हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से मैनेज हो रही है। और क्रैशेस जो हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, तो लोग ये कहते हैं, तो क्रैशेस जब हो रहे होते हैं तो हमने उस पर एक पूरी वीडियो बनाई थी कि आपने जो मार्केट मॉडल जब क्रैश हो रहा होता है तो वो किस तरीके से आपने प्रिडिक्ट करना है। और जिस दिन हमने बनाई थी तो उससे अगले दिन ही आपने मार्केट क्रैश को देखा भी था। तो अगर हम रियलिटी के हिसाब से बात करें तो क्रैशेस टाइमिंग में अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, लेकिन साइकिल्स के हिसाब से ये आप आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं बाज़-औक़ात। अगर हम ये देखें कि करंट मार्केट फेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, तो आपने ये सवाल आप कर सकते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। न्यूज़ ज़्यादा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? प्राइस ट्रेंड में क्या है, रेंज में किस तरीके से चल रही है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है या ड्राई है, लोग कॉन्फिडेंट हैं या फेयरफुल हैं। तो इससे आपको मार्केट का मूड फेज जो है वो बता देगा कि मार्केट किस साइड पर वर्क कर रही है। हर फेज़ की एक स्ट्रेटजी होती है। अकोमोलेशन लॉन्ग टर्म बाइंग के अंदर आपने जो स्टॉक्स लेने हैं या SIP आप उस टाइम पे बेहतर कर रहे होते हैं। जब मार्कअप होता है तो आप ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं, जब डिस्ट्रीब्यूशन हो तो आप प्रॉफिट टेकिंग बुक कर सकते हैं जिन स्टॉक्स में आपने स्विंग ट्रेड के लिए लिए हुए हों। और अगर मार्केट डाउन चल रही है तो अब आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे, कैश को भी। हर फेज़ में सेम स्ट्रेटजी यूज़ करना सबसे बड़ी गलती होती है, तो आप मुख्तलिफ फेजेज़ में मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम देखें कि मार्केट साइकिल्स और प्रोबेबिलिटी थिंकिंग का आपस में किस तरीके से रिलेशन है, तो कोई फेस परमानेंट नहीं होता, एक्सट्रीम्स हमेशा रिवर्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज को फेवर करती है और पेशेंस को रिवार्ड मिलता है। अगर हम ये देखें कि मार्केट साइकिल्स क्यों रिपीट होते रहते हैं, क्यों इसके अंदर ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो मार्केट साइकिल जो है वो टेक्नोलॉजी क्योंकि चेंज होती है, प्रोडक्ट चेंज होते हैं, लेकिन इनके पीछे जितनी भी साइकोलॉजी है वो नहीं बदलती। यानी कि मेजर चीज़ें जो इमोशंस हैं, जैसे फेयर हो गया, ग्रीड हो गया, ये हमेशा रहेंगे। तो जैसे ये रहेंगे इसी तरह साइकिल्स भी हमेशा रिपीट होते रहेंगे।
अब अगर हम इसके हवाले से स्पेसिफिक रियलिटी को देखें तो PSX में पॉलिटिकल साइकिल्स हो गए, IMF के प्रोग्राम्स हो गए, इलेक्शंस हो गए, इंटरेस्ट रेट के जो तमाम इम्पैक्ट है वो मार्केट साइकिल को बहुत तेज़ कर देते हैं। लोकल जो कॉन्टेक्स्ट है समझना टाइमिंग के से को बेहतर बना देता है। यानी कि आप अगर लोकल पाकिस्तानी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें कि हमारी इस वक्त कौन सी पॉलिसी आने वाली है या इस वक्त हमारे कौन सी न्यूज़ अच्छी चल रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप यहाँ पर PSX के मार्केट साइकिल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर हम देखें कि एक इन्वेस्टर और ट्रेडर का इस मार्केट साइकिल में किस तरह का बिहेवियर हो सकता है, तो इन्वेस्टर जो है वो अकोमोलेशन से फ़ायदा उठाते हैं, स्विंग ट्रेडर्स जो हैं वो मार्कअप में कमाते हैं, डे ट्रेडर्स जो हैं वो वॉलेटिलिटी में सर्वाइव कर जाते हैं और डूब भी सकते हैं। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की वेल्थ की तो वो आपको ऑब्वियसली अवेयरनेस से ही बनती है। और अगर मैं आज की वीडियो के हवाले से आपको एक फाइनल समरी की बात करूं तो मार्केट स्ट्रेट लाइन नहीं चलती, साइकिल्स में मूव करती है, इमोशंस प्राइस को ड्राइव करते हैं, स्मार्ट मनी जो है वो अर्ली बाय पर होती है और अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो अर्ली सेल पर आप प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं। रिटेल जो है वो लेट बाय करना या लेट सेल करना तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है और हर फेज़ की जो अलग स्ट्रेटेजी है आप उसे इस्तेमाल करके बेहतर तरीके से मार्केट को प्रिडिक्ट करके ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।